और ये समाज और इसका जो माइंडसेट है उसमें कहीं खराबी आ चुकी है। जैसे एक तंदुरुस्त गाड़ी में उसके अंदर एक इनहेरेंट कोई डिफेक्ट आ जाए तो गाड़ी बराबर नहीं चलती है। तो ये आपकी बातों से ऐसा लगता है कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हों, जुडिशरी हो, पुलिस हो या गवर्नमेंट्स हों या आम आदमी हो या ऑफिशियल्स हों, इन सब में एक इनहेरेंट एक मिस्टेक है, वो ये कि ये लोग जो है वो जो पैरामीटर्स ऑफ डिग्निफाइड लिविंग, पैरामीटर्स ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग गुड टू अदर्स, वो कहीं बहुत बड़ी गिरावट इन लोगों में, इन द कैरेक्टर, इन द मॉरल्स इटसेल्फ है। ये ऐसा लगता है? क्या बात कही आपने। देखिए, आज से सिर्फ 15-20 साल पहले की बात है। एक एमएलसी से हाथ मिलाकर फख्र महसूस होता था कि एमएलसी से, एमएलए से हमने हाथ मिलाया। आज किसी मिनिस्टर से एक आध दो को छोड़कर देखने में शर्म महसूस होती है, देख के जी नहीं चाहता कि उन मिनिस्टर से हाथ मिलाया जाए। क्यों? इसलिए कि उनके खिलाफ उनका किरदार, उनका रहन सहन और समाज के खिलाफ जो बर्ताव है, इन सब चीज़ों को जब सामने रखते हैं तो एहसास होता है कि किस तरह हिंदुस्तान की तरफ। देखिए, मिनिस्टर सर्वेंट है अवाम का, लेकिन जो गरीब आदमी फटा हुआ कपड़ा पहन के जाता है, जूस से चटकाते हुए रहते हैं, मिनिस्टर किस तरीके से मिलने से इनकार कर देता है, उनकी बातों को नहीं सुनता, उनकी ज़रूरत को नहीं सुनता। लेकिन मिनिस्टर को खुश करने वाले लोगों की टीम जब आती है तो फ़ौरन वो मिलने की कोशिश करता है। मिनिस्टर का मतलब कानून, दस्तूर, अथॉरिटी। कानून उनके पास है, अथॉरिटी उनके पास है और उनके पास फ़र्ज़ आयद कर दिया गया है, तुम मसाइल का हल करो। एक एमएलए भी, एक एमपी भी और मिनिस्टर की तो बड़ी बात है। एक तबका ये है, ये सारी बातें होने के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि एक तबका वो है जो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल उसको इल्म ही नहीं है। एक गरीब जो हिंदुस्तानी है, जो अब अफसोस की बात यह है कि 63-64 साल के बाद भी हमारी गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं कि सब्सिडी पे हिंदुस्तान का 37% वाइट कार्ड पे जीता है, 25% जो बिग कार्ड पे रहता है। और जब तक इनको सब्सिडी नहीं मिलती है, वो उनकी ज़िंदगियों में वो आसानी नहीं है तब तक कि उनको सब्सिडी ना मिले, तो उनकी ज़िंदगी डिपेंडेंट है सब्सिडीज़ में। वो लोग, उन लोगों का जहन तो यकीनन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं चलेगा। वो लोग मॉरली डेफिनेटली इन सारे लोगों से अच्छे होंगे और वो लोग हैं जो सताए हुए लोग हैं। जो हमारा जो सिस्टम है, जो वेल्थ है, नेशनल वेल्थ है, उसका इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के शिकार हैं। तो ऐसे माहौल में एक बहुत बड़ी जो है डिवाइड है। वो क्लास में जो रूलिंग क्लास है, दूसरा एक क्लास है जो सफरिंग क्लास है, और ये जो क्लास है डिप्राइव्ड क्लास है। तो आप नहीं समझते कि डिप्राइव्ड क्लास का कोई रोल ही नहीं है इस नेगेटिविटी में? वो बेचारे तो जो है सफरर्स हैं। तो एक मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, हिंदुस्तान की अक्सरियत जो है सफरर्स है। अगर मैं ये कहूँगा तो सही नहीं होगा। देखिए, आपने जो बात कही है उसमें से मैं 95% लोगों को सफरर मानता हूँ। सफरर का मतलब खाली ये नहीं है कि रोज़ी रोटी छीनती है। सफरर का मतलब ये भी है कि उनका राइट था किसी ओहदे पर जाने के लिए, कोई पोजीशन हासिल करने के लिए, लेकिन जिसको ओहदा देना था, अख्तियार था जिनको ओहदा देने का, उन्होंने किसी भी तरह गड़बड़ करके जिनको चाहिए था उन्हें ओहदा नहीं दिया, हक़ नहीं दिया, पोजीशन नहीं दी, और जिनका हक़ नहीं था उनको ओहदा दिया। वो भी सफरर में ही आते हैं। लेकिन लोएस्ट तबका में जो सफरर है, मैं बताऊं आपको, प्रधान, जो अब जितने भी पॉलिसी बनती है, जितने भी फैसिलिटीज़ दी जानी है लोगों को गांव देहात में, प्रधानों के ज़रिए दिया जाता है। मेरे पास केसेस हैं कि एक लेडी जो बेवा है और चल फिर नहीं सकती हैं, अंधी है, उसको वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद एक के बाद जिसके पास 10, 20, 30 बीघा ज़मीन है, पुराने तो हो चुके हैं यकीनन, उनको मिलता है। ठीक है, वृद्ध हैं, अगर बूढ़े हैं तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो बेवा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, खेती भी नहीं है, उसको क्यों नहीं मिलता? इट इज़ इम्प्रॉपर मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आज वो ये सब करप्शन की पैदाइश है। करप्शन की वजह से हम
जो सिस्टम है, जो जो स्कीम्स हैं, उन सबको भी पहुंचा नहीं सकते। लेकिन मैं कोर इशू जो इस सब्जेक्ट पे और यहाँ हमारी बातचीत में जो रखना चाह रहा हूँ, जुडिशरी का मतलब होता है हमारे पैरामीटर्स में कि जस्टिस मिले और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उसको उसका जो हक़ है वो मिले, और उसकी माल की, उसकी जान की हिफाजत रहे, और हक़ पे फैसले हों और हक़ हासिल करने में उसको रुकावट ना हो। आज जो 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 जिस तरीके का माहौल है, आपने पहले भी कहा कि हमारे बिल्स पास होने के बाद, एक्ट्स बनने के बाद, कई एक्ट्स पे एक्ट बनते हैं, लेकिन सुधार नहीं होता है। सुधार नहीं, तो ऐसे जब इस तरीके की हालात हैं, इन हालात में जो तबके बैकवर्ड हैं, चाहे वो दलित कहिए, चाहे जो है SC ST कहिए, या दूसरे माइनॉरिटीज़ कहिए, या स्पेसिफिकली मुसलमानों के मसाइल कहिए, या कोई पिछड़े लोग, या कोई ट्राइबल्स की बात कहिए, तो इन लोगों की आवाज़ जब भी उठाई जाती है तो कई ज़राए से ये मालूम होता है, हम मीडिया में भी देखते हैं, इस पर कई डिबेट्स भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, कि इनके आवाज़ उठाने के बावजूद इन लोगों को उनका हक़ सदियों से नहीं मिला है। तो ये ऐसे माहौल में हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक फ्लरिशिंग, फॉरवर्ड लुकिंग एंड डेवलपिंग नेशन बन गया। हालांकि देखते हैं हमारा अर्बन, इस कंपेयर करें तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो अमेरिका जैसा हो गया, ये यूरोप जैसा हो गया, ये मिडल ईस्ट में जैसी तरक्की होती वो तरक्की होती। लोगों के पास इतना ज़्यादा जो है आसाइश आ चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी डिस्पैरिटी कि एक जगह भूख से लोग मर जाते हैं, दूसरी जगह इतना खाना होता है कि हज़ारों खा सकते हैं, लेकिन वो बर्बाद होता रहता है, उनके वसाइल जो है डेड होते रहते हैं। ऐसा क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इंसान की सोच में दूसरों की तई जो है बराबरी का सलूक और उनके साथ हमदर्दी का सलूक और शेयरिंग का सलूक क्यों नहीं है? ये एक पूरा टोटल बैंक्रप्सी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ है। ये आपने बहुत सारी बातें एक साथ कह दी हैं। तरक्की की बात जहाँ तक की है, तरक्की का पैमाना हर जगह अपना अलग अलग हो सकता है और होता है। हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है, कोई शुबा नहीं है इसमें। हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा नाम कमा लिया है एजुकेशन में, साइंस और टेक्नोलॉजी में, पूरी दुनिया इसको मानती है। ये तरक्की का एक मेयार है। लेकिन कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं कहा जा सकता अगर उसके अवाम, उसकी जनता, उसमें रहने वाले लोग सुखी नहीं। मैं खुशहाल की बात नहीं करता, दौलतमंद की बात नहीं करता, अमन चैन और सुकून से अगर नहीं है तो उसको कभी भी खुशहाल तरक्की याफ्ता नहीं किया जाता। हिंदुस्तान की 80% से ज़्यादा आबादी, बल्कि 90% आबादी कहता हूँ कि वो कसम पुरसी के आलम है। कसम पुरसी के आलम से मतलब फिर ये नहीं कि रोज़ी रोटी उनके पास नहीं है। उन्हें जो कुछ चाहिए, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, दाखिला नहीं मिलता, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, पढ़ लिए उनको नौकरी नहीं मिलती है, खेती का काम है, उनको खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता। इन सब चीज़ों को, इन मसाइल को रखिए अगर अपने सामने, तो अवाम के परसेंटेज के एतबार से हिंदुस्तान को खुशहाल नहीं कह सकते हैं, हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता नहीं कह सकते हैं। जब तक कि 80% से ज़्यादा आबादी को सुख चैन और नहीं मिलेगा, उस वक्त तक कोई भी मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स इसके दूर करने के लिए जो हिंदुस्तान का असासा है, पूंजी है, इतना ज़्यादा है कि इसको ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इस तमाम सोर्सेज को, तो खुशहाली आ सकती है, परेशानी दूर हो सकती है। वरना आदिल भाई मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात वहाँ आ जाती है वसीम नमानी साहब कि एक तबका अगर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलिए इसको थोड़ा कन्फाइन करके माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, स्पेसिफिकली मुसलमानों की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान की 121 करोड़ आबादी, 123 करोड़ आबादी में मुसलमान 18 से 20 करोड़ मुसलमान हैं, ये सेंसस हमारा बताता है। लेकिन इसके बाद साथ साथ हमारे पास वो रिपोर्ट्स भी हैं जो ये कहते हैं कि इनके साथ पिछले 50-60 साल में कोई इंसाफ नहीं हुआ, इनके साथ बराबरी का सलूक नहीं हुआ, चाहे वो इकोनॉमिक तरीके से हो या एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट में हो, सोशल अपलिफ्टमेंट में हो, या इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में हो, या एजुकेशन के जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ वगैरह हो। ये नहीं था कि मुसलमान सिर्फ पिछड़े थे, बहुत लोग पिछड़े आज भी हैं।
लेकिन पिछड़ों में भी, जैसे मुसलमान पिछड़े हैं वैसे दूसरे लोग पिछड़ों में भी डिस्क्रिमिनेशन है। कुछ पिछड़ों को सब कुछ मिलता है या एटलीस्ट कोशिश की जाती है, अगर धांधली होती होगी तो होती होगी, लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी और उनके साथ जो दोहरा सलूक किया जाता है, इसको अगर हम कन्फाइन करके अपनी बात को सिर्फ मुसलमानों पे अगर लाएं तो इसके तरीक़े क्या हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन को फाइट किया जाए और इस डिस्क्रिमिनेशन के बाहर निकल के इक्वालिटी को तलब किया जाए और सही मानों में जो हमारा आइन देता है उन हुकूक़ को मनवाया जाए। तो ये मनवाए जाने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं? किस तरीके से मुसलमानों को अपने आप को ड्रेस करना पड़ेगा, किस तरीके से तैयार करना पड़ेगा? इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि एक तबका जो हिंदुस्तान के तहजीब व तमद्दुन या इस कल्चर में दलित बना दिया गया था, तो हालात पलटे तो उनको उस कस्म पुरसी के हालत से ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खुशीज़ाइन बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसी के साथ साथ कहीं कहीं ये शुबा पैदा होता है कि वो तबका जो दलित तबका से था, जिसको जो मसला कुचला हुआ तबका था, अब उसको आगे बढ़ाने के बाद उसकी जगह लेने के लिए वही तबका मुसलमानों से वही पैदा किया जा रहा है। उसको कमज़ोर करके दलित से कमज़ोर, गरीब और मिस्कीन बनाकर उसको उस पोजीशन में लाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर उन दलित को आगे बढ़ाकर हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना था, तो हम ये कह सकते हैं मुस्लिम तबके को दलित से ख़राब पोजीशन में ले जाकर हिंदुस्तान के साथ भलाई नहीं की जा रही है। और उस दलित तबके में ले जाने के पास बहुत वजूह है। एक नीयत की बात है, दंगे फसाद की बात है। जहाँ जहाँ पर ये अच्छी हालत में पोजीशन थे वहाँ पर उनको क्रश कर दिया गया। ये बात हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क के लिए, जहाँ 80% हिंदू भाई सेकुलर हैं, अच्छे हैं और नेक हैं, वहाँ मुट्ठी भर लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करना है, ये बात मुनासिब नहीं लगती है। लेकिन इसको दूर कैसे किया जा सकता है? दूर करने के तरीक़े, फिर आप ये कहेंगे तुम वकील हो इसलिए कानून की बात करते हो। देखिए, जब कस्म पुरसी और परेशानी की हालत होती है तो 3 तरह की लड़ाई लड़ी जाती है। मसल्स से, वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे हमको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि गौतम का और गांधी का ये देश है और ये किसी फ़लसफ़े में ये साबित नहीं कि मसल का हरगिज़ नहीं ना होना चाहिए। दूसरा तरीक़ा ये होता है कि इंसाफ की डोरी को थाम कर और अपनी ज़रूरत को मनवाई जाए, वो भी अभी मुमकिन नहीं है। इसलिए कि सिस्टम, जैसे मैंने कहा, 3 ड्रेसेस हिंदुस्तान की इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं, 3 ही ड्रेस। और यही 3 ड्रेस जब तैयारी करेंगे तो ये जन्नत निशान ये मुल्क बन जाएगा। मगर जब तक ये नहीं बनता, क्या करना चाहिए? उसका सिर्फ एक रास्ता है। क्या रास्ता है? वो रास्ता ये है, मायूसी में एक किरण दिखाइए आप, क्योंकि बहुत ही मायूस हालात हैं। जो सिस्टम है, देखिए लग तो ऐसी रहा, देखिए आम आदमी के लिए मुश्किल है। बिल्कुल, आप बताइए। पॉइंट पे जाऊँगा कि वो जो तरीक़ा है वो सिर्फ एक तरीक़ा है। हिंदुस्तान में सब कुछ होने के बावजूद भी, जैसे मैंने कहा, जुडिशरी पे इल्ज़ामात लगने के बावजूद भी ये बहुत ज़बरदस्त अथॉरिटी है जो कानून के हिसाब से इंसाफ हमको मिलता है। देर में हो, सही हो, अगर मुसलमान कानून का सहारा लेते हैं, कानून को अपने पास रखकर उस हिसाब से चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनके मसाइल ज़रूर हल होंगे। और वो ये है, सुनिएगा, मान लीजिए नरेगा है, मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता, कानून का सहारा लो, प्रधान के ख़िलाफ़ जाओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाओ, आगे जाओ, और फिर इस तरीके अगर नहीं होता तो कोर्ट में जाइए, सवाल कीजिए इसको। हमें मालूम है कि 50, अगर किसी गांव में 100 आबादी है, उसमें 10 मुस्लिम हैं, तो उनमें से किसी एक को मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। अगर मान लीजिए तालीमी अदारे में अगर आपको दाखिला नहीं मिलता, आपके साथ नाइंसाफ़ी है, आप अदालत में जाइए। अगर आपको शेयर नहीं मिलता है इसकी तरक्की खुशहाली में, सुनिए, वो आप जाइए अदालत में। कानूनी लड़ाई के अलावा मुसलमानों के पास कोई चारा नहीं है। कानूनी लड़ाई हम बिल्कुल नहीं लड़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई गिरफ्तार हुआ, दंगा फसाद हो गया, तो उन बेचारे पर छोड़ देते हैं जिसकी फैमिली परेशान है। कौमी पैमाने पर हम सेमिनार करते हैं, सिंपोजियम करते हैं, बड़े बड़े मुशायरे का लोगों का साथ नहीं देते। नहीं, वो उस सिस्टम को नहीं कह रहा हूँ। मुशायरा तो करेंगे, सेमिनार सिंपोजियम करेंगे, बड़े बड़े हंगामे करेंगे, लेकिन जो असली लड़ाई लड़ने की है वो नहीं लड़ते हैं। कानूनी लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। कानूनी लड़ाई लड़ने का क्या मतलब हुआ? कानूनी लड़ाई का लड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी तरह से
खाना पूरी के लिए अदालत में चले जाओ, नहीं। कोई भी इशू अगर उठ खड़ा हुआ है तो पूरी कम्युनिटी के साथ, हिंदू भाइयों को भी जो सेकुलर हैं उनको मिलाने के बाद अदालत में उस लड़ाई को लड़ो। मैं मिसाल देना चाहूँगा, जैसे कि गुजरात का वाक़या हुआ, उसमें मेरे 3 आर्टिकल, 10 आर्टिकल्स आए मगर 3 आर्टिकल ख़ास हैं। मैंने ये कहा था कि जो जुल्म सितम, जो बर्बरियत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो जुल्म हुए हैं उसमें 8 या 10 FIR लॉन्च करो। खुद जो बड़ा जालिम है उसके खिलाफ भी FIR लॉन्च करो। FIR सुनिए क्या है, क्या हथियार आपके पास है। FIR लॉन्च कर लेने के बाद जो दूसरा स्टेज होता है वो ये होता है कि गवाहों के बयानात करके ठीक FIR की रोशनी में उससे मुताबिकत रखते हुए चार्जशीट सबमिट कराओ। चार्जशीट सबमिट हो गई साहब। उसके बाद जब केस में मुकदमा चलेगा तो मुकदमा चलने के बाद घाघ से घाघ, ज़हीन से ज़हीन वकीलों को जितनी फीस देनी पड़ती हो दे करके उसको इंगेज करो। आगे चलने के बाद जो गवाह हैं उन गवाहों के पूरे ख़ानदान की हिफाजत करो, इसलिए कि वो असेट हैं आपके लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए। इसलिए कि एक गुनहगार को अदालत में पकड़कर इंसाफ के लिए वो ज़रूरी और लाजिम चीज़ हो चुकी है। पूरे ख़ानदान की परवरिश के लिए देखभाल कीजिए और तब उसके बाद जजमेंट जब हो गए तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कीजिए। मैंने गुजरात के मामले में ये लिखा था, कहा था कि आप FIR लॉन्च कीजिए। FIR लॉन्च कर लेने के बाद थाने की टूटी हुई बेंचेस पर बैठने की आदत डालिए। क्यों डालिए आदत? FIR ठीक से लास्ट होना चाहिए, गवाही ठीक से होनी चाहिए, चार्जशीट ठीक से सबमिट होनी चाहिए, और नहीं तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जो FIR लॉन्च हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से हुए, वो लगता है कि उसमें कुछ इंसाफ मिल रहा या मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, बटला हाउस का वाक़या है। हम क्यों इतने पीछे हैं, हम क्यों कमज़ोर हैं, हम क्यों खस्ता हाली में जा रहे हैं? हम अपनी और अपनी ही वजह से। मिसाल के तौर पर मैंने एक मिसाल दिया था कि बटला हाउस का मामला है। मैंने कहा कभी इंसाफ नहीं मिलने को आपको। क्यों नहीं मिलने को? इसलिए कि इंसाफ मिलने का जो तरीका है उसे अपना नहीं रहे हो आप। वो इंसाफ मिलने का क्या तरीका था? आपकी निगाह में जो पुलिस के ऑफिसर जो भी नज़र आ रहे थे कि ये मुजरिम है, उनके खिलाफ FIR लॉन्च करो। अब लोगों ने ये कहा कि साहब FIR लॉन्च करेंगे तो जो FIR लॉन्च करेगा पुलिस उठा के ले जाएगी। हाँ, ले जा सकती है। तो अब FIR लॉन्च नहीं करेंगे, आप तकरीर करते हैं, आपके नेता तकरीर करते हैं कि हमारी ताकत इतनी ज़्यादा है कि हम हुकूमत को पलटते हैं, हुकूमत को बनाते हैं। मैंने ये कहा अगर ये बात सही है तो हुकूमत को पलटो नहीं, बदलो नहीं, सिर्फ एक FIR लॉन्च कराओ। और वो नेता, वो मिनिस्टर जो तुम्हारी एरिया में जाके तकरीर करते हैं, उनसे कहो कि तकरीर मत करिए, आप FIR लॉन्च करा दीजिए हमारी। मगर FIR नहीं लॉन्च कराया। अगर FIR लॉन्च हो जाए। आपका कहना है कि बाटला हाउस के वाक़े में FIR लॉन्च नहीं हुआ? वही नहीं है, नहीं। उनकी तरफ से जो उसमें सताए गए, जिनको जख्म पड़ा, जिस खानदान की तबाही आई है, उनकी तरफ से कोई FIR पुलिस ऑफिसर के खिलाफ नहीं लॉन्च किए गए हैं। पूरी ताकत लगा दी मुस्लिम कम्युनिटी ने, मिनिस्टरों को खूब दावत दी, खूब तकरीरें की, और बड़े बड़े मिनिस्टर ने जाके तकरीरें की है। मगर मैंने कहा कि उनसे तकरीर मत करवाओ, सिर्फ जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ FIR लॉन्च करा दो। कहा साहब इंक्वायरी सर मैं बताऊं आपको, आप बहुत ही